Hello everyone, so today we are going to start another new chapter chemical reactions। बहुत सारे स्टूडेंट का सर डिमांड आ रहा था सर इस चैप्टर को कंप्लीट कराइए, तो देखते हैं इस चैप्टर में आखिर है क्या। सो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में जाने से पहले हमको दो तीन टर्म्स जानना होगा। जैसे हम लोग जानते हैं केमिकल चेंजेस किसको बोलते हैं। वी नो हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़े हैं, सेकंड चैप्टर है आपका, जिसमें क्या था कि केमिकल चेंजेस दैट मीन्स एक क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है, इरिवर्सिबल होता है और न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो चेंजेस होता है वो जो प्रोसेस इस चेंज को करता है, मतलब केमिकल चेंज को करने के लिए जो प्रोसीड्यूर होता है, जो प्रोसेस होता है, उसी को केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो अगर डेफिनेशंस की बात करी जाए तो एक प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस 2, 3, 4 क्या होगा, रिएक्ट टू कन्वर्ट अ न्यू सब्सटेंस में भी 1 और 2 हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसीड्यूर को, ये पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशंस। अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड, that means after reactions they converted into one or more different substance. So for example, if I'm taking here hydrogen, when hydrogen react with oxygen it will form H2O. So here see here this side जो आपका substance होता है, जो chemical reactions में take part करता है, उसको हम लोग बोलते हैं reactant। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है, सब्सटेंस जो आपका आफ्टर केमिकल रिएक्शंस में कन्वर्ट होकर फॉर्म हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक है तो इस वजह से प्रोडक्ट्स नहीं लिख रहे। चलिए, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन या बोल सकते हैं डेफिनेशन था केमिकल रिएक्शंस का। उसके बाद अगर हम देखते हैं एक और टर्म आता है केमिकल बॉन्ड और फोर्स। तो केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं या फोर्स किसको बोलते हैं, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, द फोर्स दैट अट्रैक्ट द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। एक कंपाउंड में या एक मॉलिक्यूल्स में वो फोर्स जो एटम को एक दूसरे को पकड़ के रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फोर्स बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, केमिकल फोर्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, इफ आई एम टेकिंग हियर हाइड्रोजन, यहीं पे देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन में एक एटम नहीं है ना, तो एक एटम दूसरे एक और हाइड्रोजन को कंबाइन करके रखा है। तो वो फोर्स, ये जो फोर्स है, जो दो डिफरेंट एटम ऑफ हाइड्रोजन को होल्ड टुगेदर रखा है, पकड़ के रखा है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल फोर्स और केमिकल बॉन्ड। एग्जांपल ऑक्सीजन के केस में भी उसी तरह से हो जाएगा। ऑक्सीजन, ये बॉन्ड अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिए। अभी आप इतना समझो, ये क्लास 10 का कंसेप्ट है, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग देखेंगे, 9 में भी आप सीख जाओगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये समझो कि ये फोर्स है, फोर्स दैट अट्रैक्ट टू और मोर एटम इन एलिमेंट्स और कंपाउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फोर्स बोलते हैं या केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो डेफिनेशंस क्या होगा, फोर्स दैट होल्ड एटम्स और आयंस टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो ये जो फोर्स होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है आयनिक बॉन्ड और आयनिक फोर्स, दूसरा होता है कोवेलेंट फोर्स। तो आयनिक फोर्स जिसको बोलते हैं, उस आयनिक फोर्स की वजह से जो कंपाउंड बनता है उसको आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। कोवेलेंट की वजह से जो कंपाउंड बनेगा उसको कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। चलिए, अब एक एक करके आयनिक को देखेंगे क्या है। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का परमानेंटली ट्रांसफर होने की वजह से वो जो फोर्स क्रिएट होता है एक दूसरे एटम से, वो क्या होता है, आयनिक होता है। अगर एग्जांपल में लीजिएगा, सपोज कर लीजिए आप क्लास में एग्जाम देने गए, ठीक है, तो आपको नॉर्मली अगर एग्जाम दे रहे हैं, सपोज कर लीजिए आपको लूसिड का जरूरत पड़ा। नॉर्मल क्लासेस में हम लोग एग्जाम देते तो लूसिड है, लेकिन किसी के पास नहीं है, तो एक फ्रेंड क्या आता है, अपने पेज फाड़ के आपको वो एक लूसिड दे रहा है। तो देखिए, ये परमानेंटली, उसके पास एक्स्ट्रा था, वो परमानेंटली एक पेज आपको दे रहा है। तो ड्यू टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के बीच में क्या होगा, एक तरह का रिलेशन, एक तरह का बॉन्डिंग होगा। नहीं, ये मेरा एग्जाम के टाइम में हेल्प किया, सो दे बिकम अट्रैक्ट टू ईच अदर। इस तरह का जो बॉन्डिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, और केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एक एग्जांपल सपोज कर लीजिए, आप एग्जाम में गया, ठीक है, एग्जाम में आप लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हो। म्यूचुअल शेयरिंग को इस तरह से समझ सकते हो कि आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम के बीच में किसी के पास इरेजर है, किसी के पास शार्पनर है। तो शार्पनर वाले को इरेजर का नीड हो रहा है तो वो इरेजर इससे ले रहा है, और इरेजर वाले को शार्पनर का जरूरत हो रहा है तो वो उस फ्रेंड से ले रहा है। सो ड्यू टू दिस ट्रांसफॉर्मेशंस दे आर म्यूचुअली शेयर
इच प्रोडक्ट, हर एक अपना एक एक प्रोडक्ट को शेयर कर रहा है म्यूचुअली, ये इसका भी ले रहा है, वो उसका भी ले रहा है। तो इस तरह का जो शेयरिंग की वजह से दी कम टुगेदर, मतलब इस दोनों में बॉन्डिंग हो जाएगा एक तरह का, तो उस तरह का जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स बोलते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश किए। अब डिफिनेशन वाइज देखेंगे तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अब आप केमिकल टर्म में तो सीख लिए सर, अब प्रैक्टिकल डिफिनेशंस तो सीख गया, अब इसको केमिकल टर्म में कंपाउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा NaCl अगर हमारा बनता है तो वी नो Na का क्या होता है, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, Na का एटॉमिक नंबर कितना है, यू नो Na इज 11 एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स लास्ट सेल कंटेन 2 8 electronic configuration, you know last cell contain 1 electron, and you know also chlorine का लास्ट सेल में कितना होता है, एटॉमिक नंबर 17, you know, तो क्या हो जाएगा 2 8 एंड लास्ट सेल 7। सो हमको पता है ना कि ऑक्टेट रूल फिल करना है, दैट मीन्स लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जब दो कंपाउंड एलिमेंट्स आते हैं तो ये क्या करता है, देखता है कि अगर हम अपने लास्ट सेल से इसको 8 फिलअप करना है Na को, तो ये क्या करेगा, अपने लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को अगर रिलीज कर देगा और वही इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो देखिए ये रिलीज करेगा तो इसके लास्ट सेल में 1 हो जाएगा, ये एक्सेप्ट करेगा तो इसके लास्ट सेल में भी 1 हो जाएगा। तो ये क्या करता है ना, अपना एक लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि Na के बाद ऊपर क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और क्लोरीन क्या है, Na को इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दैट मीन्स 1 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नाउ दिस ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे कम टुगेदर, क्योंकि हमको पता है अल्टरनेट चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, तो ये एक दूसरे के करीब आएगा और उस तरह का जो फोर्स होगा, जो फोर्स इस दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा है, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं आयनिक फोर्स। और इस तरह से जो कंपाउंड बन रहा है जैसे NaCl हो गया, इसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो इसमें देखो परमानेंटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब अगर हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट फोर्स और कोवेलेंट कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक दूसरे के साथ शेयर करता है। चलिए तो देखेंगे एग्जांपल्स, अगर इसका देखा जाए, एग्जांपल अगर लेते हैं, सपोज कर लीजिएगा आप क्लोरीन ही ले लेते हैं, Cl2। देखिए क्लोरीन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, Cl2 लास्ट सेल कंटेन, देखिए अगर डॉट स्ट्रक्चर में देखा है, डॉट दैट मीन्स लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन दिखलाते हैं, लास्ट सेल देखो, लास्ट 2 8 एंड 7 है, तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। हम 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या किया, डॉट के फॉर्म में देखा है। एक और क्लोरीन Cl2 है ना, तो देखिएगा एक और क्लोरीन अगर आता है तो इसका इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखला रहे हैं, दूसरे क्लोरीन वाला एटम्स का इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस के साथ दिखाते हैं। चलिए ये क्रॉस के साथ दिखाया। अच्छा, ये क्लोरीन देख रहा है कि अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाता तो हमारा क्या है, ऑक्टेट फुलफिल हो जाता है, और ऑक्टेट दैट मीन्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है। ये भी क्लोरीन वही सोच रहा है कि कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा भी ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा और हम भी क्या हो जाएंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ डील करता है। वो बोलता है ना कि तुम क्या करो, अपना एक क्लोरीन, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन अदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हम अपना एक इलेक्ट्रॉन को तुम्हारे करीब लेके जाते हैं, तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजो, तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यहाँ पे भेजता है, और बाकी जैसा अपना सारा इलेक्ट्रॉन था। अब देखिए ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, ये बोलता है ना इस पे तुम्हारा भी हिस्सा हो गया, दैट मीन्स देखिए इसका इसके साथ भी चला जाएगा, तो ये म्यूचुअल शेयर होगा, और ये इस पे इसके साथ भी म्यूचुअल शेयर हो जाएगा। तो देखिएगा इसका क्या होगा, 2 and 2 8 6 and 2 8, ये भी अपना ऑक्टेट फुलफिल कर ले रहा है, ये भी अपना ऑक्टेट फुलफिल कर ले रहा है। कब तक ये ऑक्टेट फुलफिल करेगा, जब तक ये म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। सो ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग इस दोनों के बीच में एक तरह का बॉन्ड हो जाता है, एक तरह का फोर्स अट्रैक्ट करके रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट फोर्स और कोवेलेंट बॉन्ड, और इसकी वजह से जो कंपाउंड बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये क्या होगा, Cl, एक तरह का ये जो शेयरिंग है ना, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखलाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड।
एक बॉन्ड दिखला रहे हैं। अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेगा, फॉर एग्जांपल देखो ऑक्सीजन के केस में लास्ट सेल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने देता है और एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो वहां पे जो शेयरिंग होता है वहां पे 2 बॉन्ड का शेयरिंग होता है, ठीक है, तो वहां पे 2 बॉन्ड दिखलाइएगा। तो इस तरह का आपका क्या है कि कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट फोर्स बोलते हैं। नाउ टाइप ऑफ द रिएक्शंस को देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप का होता है, तो देखेंगे केमिकल रिएक्शंस बेसिकली 4 टाइप का होता है। एक हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो अब एक एक करके हर एक रिएक्शंस को डिटेल में देखेंगे। पहला देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कंबाइन हो रहा है, दैट मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, सिंगल प्रोडक्ट, उस तरह का रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो रहा है। नाम से ही समझ में आ रहा था। तो डिफिनेशन क्या होगा, अ रिएक्शंस इन विच 2 or more सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रैक्टिकली एक मतलब ओवरऑल आइडिया ले तो देखिए अगर 2 सब्सटेंस लेते हैं, अगर 3 रहेगा तो यहाँ पे और कुछ हो जाएगा। तो देखिए A and B कंबाइन टू फॉर्म ए C, दैट मीन्स रिएक्टेंट में 2 और मोर देन 2 हो सकता है, बट प्रोडक्ट में सिंगल प्रोडक्ट होगा। उस तरह का रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस करेंगे, कंबाइन कर रहा है। एग्जाम्पल कुछ देखेंगे जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रीवियस रिएक्शंस अभी देखे थे, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट H2O। उसी तरह से रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, ये सब डिटेल में आगे पढ़ोगे। सो हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म HCl। रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लिख दोगे फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। चलिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तो इट विल बिकम 4 और यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस रिएक्शंस हो जाएगा। उसी तरह से बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिएगा इस ये भी बैलेंस नहीं है, फॉर बैलेंसिंग यू हैव टू राइट 2 हियर, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। सो इन दिस ऑल द अबव रिएक्शंस, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है। जस्ट आपको ये देखना है, इफ reactant is more than 2 or more than 2, it's possible 3 4 5 6 हो सकता है, but product should be single। product क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा। तो उस तरह का रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो नाम से ही समझ में आ रहा है डिकम्पोज होना, दैट मीन्स ब्रेक होना। जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में 2 और मोर कंबाइंड हो रहा था, यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होगा 2 और मोर सब्सटेंस में। सो क्या हो रहा है, डेफिनेशंस अगर देखा जाए, रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड break into 2 or more different substance in a chemical reactions। इस तरह का कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब ब्रेक करना, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल एक जनरल आपको रिएक्शंस देखा गया है, व्हेन ए बी, अब एक कंपाउंड है, ब्रेक इनटू ए एंड बी, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट जो होगा वो मोर देन 2 हो सकता है, 2 और मोर देन 2 होगा, बट रिएक्टेंट जो है वो सिंगल प्रोडक्ट होगा, सिंगल कंपाउंड होगा। फॉर एग्जाम्पल्स लेते हैं, सी देखिए व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड, तो ये देखिए एक सिंगल कंपाउंड है ना, ये ब्रेक इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से व्हेन वाटर इन इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस पता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, तो वाटर क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली। अच्छा यहाँ याद रखिएगा, ये जो वाटर होता है ना, प्योर वाटर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सम अमाउंट ऑफ एसिड का ड्रॉप उसमें करते हैं, मतलब एसिड को डालते हैं, तो वो जो वाटर होता है वो एसिडिफाइड वाटर होता है। वो क्या करता है, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होता है और फिर ब्रेक कर जाता है। उसी तरह से सिल्वर क्लोराइड जो होता है, जिसका कलर क्या है, वाइट है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये क्या होता है, सिल्वर एंड क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। कलर कॉम्बिनेशन भी देख लीजिए, ये वाइट और यहाँ पे क्या है, ये ग्रे हो जाता है, क्योंकि सिल्वर का कलर आपको मेटल का कलर पता है, ग्रे होता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो दिस ऑल आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखिए यहाँ पे हर एक ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, सब में देखिए रिएक्टेंट एक है, लेकिन प्रोडक्ट 2 हो रहा है, किसी में 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए तो ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया। अब इसी में कभी थर्मल
डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है। तो सिंपल याद रखना है, व्हेन ड्यू टू हीट डिकम्पोज हो रहा है, जब आप हीट के वजह से कोई एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट की वजह से, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। एंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जब ब्रेक डाउन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो आप लिखिएगा रिएक्शंस इन विच वन रिएक्टेंट क्या है, देखिए, इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंस ड्यू टू हीट, उसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एंड एक एग्जांपल लिख दीजिएगा, दिस एग्जांपल दैट्स एनफ हो जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन मतलब समझ में आ गया कि डिकम्पोज जो होगा, ब्रेकडाउन जो होगा, वो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी होगा। उसी तरह से इफ ब्रेकडाउन ऑकर ड्यू टू लाइट और प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो एग्जाम में आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी पूछ सकता है, या आपको अगर डेप्थ में जाए तो थर्मल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोले, कोई भी बोले, कोई भी चीज़ पूछे, आपको याद रखना है वन रिएक्टर रहेगा, टू और मोर देन प्रोडक्ट होगा, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट होगा। बस ये था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बाद अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, देखिएगा आपके कुछ फ्रेंड सर्किल में ऐसा देखते होंगे आप लोग कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम क्या होता है, कुछ लड़के का ना टॉपर लोग से दोस्ती बहुत अच्छा होने लगता है, पहले नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त उसका क्या होता है, वो उसका फ्रेंडशिप टॉपर से बहुत अच्छा होता है। क्यों? कि वो उसको लगता है कि इसके साथ दोस्ती करेंगे तो फ्रेंडशिप बहुत, मतलब एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा, ऐसा कुछ। तो वो अपना जो फ्रेंड सर्किल था वो क्या हो गया, वो टॉपर जो है ना उस एलिमेंट को अपने पास डिस्प्लेस कर लिया, वहाँ से हटा के अपने पास लेके आ गया। क्यों? क्योंकि उस एलिमेंट जो डिस्प्लेस हुआ उसको लगता है कि वो उसके साथ रहेगा तो एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा आएगा। ये प्रैक्टिकली आपको समझने के लिए बताया। अब देखते हैं क्या इसका डेफिनेशन वगैरह हो सकता है। रिएक्शंस इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड व्हेन रिएक्ट टुगेदर। मोर powerful, more intelligent student displace a less स्टूडेंट कंपाउंड से, मतलब एक कंपाउंड से लेस्ट इंटेलिजेंट जिसको आप लोग बोलते हैं, ये सब मतलब मोह माया है, कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पता चलता है कि वहाँ चला गया, उसके बाद उसको उधर पे जाके भी फेल हो गया। पढ़िएगा तो पास होइएगा, चाहे कोई भी सर्किल हो, ये एक प्रैक्टिकल चीज, यही चीज है, ठीक है। तो आपका ये है कि रिएक्शंस इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड व्हेन रिएक्ट टुगेदर। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये जो BC है ना, इसका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे एग्जाम के करीब आए में ये जो है ए जो है ना, देखिए ए मतलब इसका मार्क्स भी ज़्यादा समझिए, ऐसा समझने के लिए आपको बता रहे। तो ये बहुत एक्टिव एलिमेंट्स है, तो वो क्या करता है, इससे इसका दोस्ती को वीकेंड कर देता है और ये अपने आप इसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो क्या बन गया, AC बन गया और B बन गया। तो इस तरह का जो रिएक्शंस होता है जिसमें कि कोई एक मोर एक्टिव एलिमेंट्स दूसरा कोई एक कंपाउंड से लेस एक्टिव एलिमेंट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो उस तरह का रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब कौन एक्टिव होगा, कौन रिएक्टिव होगा, कौन लेस एक्टिव होगा, कौन लेस रिएक्टिव होगा, इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए आपको एक्टिविटी सीरीज है जो फर्दर आगे हम लोग देखेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे CuSO4 बेचारा एक कंपाउंड है, लेकिन जैसे ही CuSO4 के साथ Fe आया तो ये कॉपर सल्फेट से ये SO4 वाला जो पार्ट है ना, वो देख रहा है कि इसके साथ तो बहुत दिन तक दोस्ती कर लिया, अब रह के कोई फायदा नहीं है, चलिए न्यू फ्रेंडशिप बनाते हैं। तो वो किसके साथ चला जाता है, Fe के साथ एक अलग फ्रेंडशिप बना लेता है, बेचारे को छोड़ देता है। तो यहाँ पे SO4 क्या हो गया, बेवफा हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप देखिएगा यहाँ पे ये रिएक्शंस बैलेंस भी है। सो ये आपका मोर एक्टिव एलिमेंट्स था, ये क्या किया, इससे SO4 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। उसी तरह से देखो क्लोरीन हो गया और KBr हो गया। तो क्लोरीन क्या आता है, जब ये दोनों कंपाउंड एलिमेंट्स और कंपाउंड एक दूसरे के करीब आते हैं सब्सटेंस, तो क्या होता है, ब्रोमीन देखता है कि के साथ तो बहुत, पोटासियम के साथ तो बहुत दिन तक थे भैया, अब क्या करें, तो
पोटासियम क्या होता है, इससे क्या सॉरी के देखता है आपको क्या है कि इसके साथ बहुत दिन तक रह जाए। अब क्या करें हम लोग, चलो इसके साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, बेचारे को इसको अपनी लाइफ से एग्जिट कर दिया। तो ये क्या हो गया, KCl हो गया और Br2। केमिकल रिएक्शंस बैलेंस तो नहीं है तो यहाँ पे 2 देखोगे तो ये हो गया ब्रोमीन बैलेंस। क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस नहीं है, चलिए क्लोरीन भी बैलेंस हो गया एंड देन के भी बैलेंस हो गया। चलिए उसी तरह से देखो कॉपर जब आया बेचारा बेवफा तो यहाँ निकला, लेकिन लाइफ में होता है ना कि एक बेवफा निकलते तो दूसरा कोई आ जाता है। उसी तरह से देखो यहाँ पे AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट, बेचारा सिल्वर को बेवफा अकेला छोड़ दिया। यहाँ पे जो नाइट्रेट है NO3 तो वो क्या करता है, कॉपर को देखता है कि भैया इससे तो अच्छा ये है, तो अब चलते हैं हम इसके पास। तो मित्रों बोल के वो इसके पास चला गया और ये क्या हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट। अच्छा कॉपर का वैलेंसी यहाँ पे क्यूप्रिक नाइट्रेट होगा, मतलब इस कॉपर का वैलेंसी 2 होता है ना, कॉपर 1 भी होता है, कॉपर 2 भी होता है, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, तो क्यूप्रिक 2 वाला है, दैट वाइज आई एम टेकिंग NO के क्यूप्रिक नाइट्रेट हो जा रहा है ये। और फिर यहाँ पे सिल्वर को क्या किया, बेचारे को अलग कर दिया। तो इस तरह का रिएक्शन जिसमें देखिएगा एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है ड्यू टू इट्स लेस रिएक्टिव, उस तरह रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। लास्ट टाइप ऑफ द रिएक्शंस को अब देखते हैं तो हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। मतलब क्या है कि वहाँ पे एक आयंस या एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था, यहाँ पे दोनों होगा। तो एक्चुअली देखिएगा क्या होगा, वन अ केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इंटरचेंज देयर आयन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड था इससे इसकी दोस्ती अच्छी थी, वो उसके साथ चला गया, उससे उसकी दोस्ती थी लेकिन वो ब्रेकअप हो गया, इसके साथ आ गया। दैट मीन्स इंटरचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। उस तरह का जो रिएक्शंस होता है उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा AB एंड CD इज अ कंपाउंड। तो याद रखना है जब हम लोग AB लिखते हैं ना तो फर्स्ट वाला जो होता है वो आपका मेटल लिखा जाता है, दूसरा वाला नॉन मेटल लिखा जाता है, ठीक है। फॉर जनरल इंफॉर्मेशन में बता सकते हैं, इसमें डिटेल भी है बहुत सारा, ठीक है। तो ये वाला या ये देखो, जैसे यहाँ पे देखो ये मेटल हो गया, दैट मीन्स पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा और ये नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। उसी तरह से ये भी पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, ये नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। चलिए तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्सन होता है। सो पॉजिटिव वाला अब इसका नेगेटिव, इसके नेगेटिव के साथ बहुत देर था, लेकिन अब इसको किसका नेगेटिव चाहिए, उस दूसरे वाले का नेगेटिव के साथ चाहिए। तो क्या बनाएगा, A एंड D बनाएगा, A एंड D बनाया और ये फिर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो याद रखना B और C नहीं लिखना, पहले पॉजिटिव आता है, फर्स्ट में कौन आता है, पॉजिटिव वाला आता है, उसके बाद नेगेटिव वाला आता है। तो पॉजिटिव कौन है यहाँ पे, C है, देन इसका B, तो क्या हो जाएगा CB। इस तरह से आप केमिकल रिएक्शंस को दिखा सकते हैं। तो ये आपका डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एक जनरल आपको एक ओवरव्यू दे दिए। उसके बाद अगर आता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है ना आपका, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है प्रीसिपिटेशन रिएक्शंस, दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इसी में हम इसका एग्जाम्पल्स को भी दिखला देंगे, ठीक है। अगर आता है व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तो एक एग्जांपल यहां से भी या कहीं से भी दिखला दीजिएगा, डेफिनेशन लिखने के बाद ओके है। लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंट पार्ट हो जा रहा है तो 2 अलग को हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का टाइप है। एक होता है प्रीसिपिटेशन रिएक्शंस, दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। प्रीसिपिटेशन का मतलब होता है कुछ सॉलिड इनसॉल्युबल जम जाता है। हम लोग कोई भी चीज को देखेगा, मान लीजिए मड एंड वाटर को मिला दो, उसको थोड़ा सा शेक करके उसका थोड़ा देर रख दीजिएगा, तो देखिएगा मड आहिस्ता 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 सेटल डाउन हो जाता है। तो उस तरह का रिएक्शन जिसमें कोई एक केमिकल कंपाउंड जो होगा, जो एलिमेंट्स फॉर्म हो रहा है या जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो इनसॉल्युबल रहेगा और वो पूरे सॉल्यूशन के नीचे आके बैठ जाएगा, जम जाएगा और प्रिसिपिटेट बनाएगा, उसको हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो देखते हैं क्या, वन प्रोडक्ट फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्वेंट, वो पूरे रिएक्शंस में कोई एक प्रोडक्ट क्या होगा ना, जैसे देखिए ये 1 और 2 प्रोडक्ट बन रहा है, तो कोई एक प्रोडक्ट जो होगा वो इनसॉल्युबल सॉलिड बनाएगा, सब्सटेंस बनाएगा। तो इनसॉल्युबल सॉलिड होने की वजह से वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम में। उस तरह का रिएक्शंस को हम लोग प्रिसिपिटेट रिएक्शंस बोलते हैं। चलिए
फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, देखिए सिल्वर नाइट्रेट अगर हम लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 व्हेन रिएक्ट विद NaCl इट विल फॉर्म, देखिएगा ये वाला इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट, ये नेगेटिव वाला पार्ट, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ आएगा तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड बन गया, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को लेके के NaNO3 बन गया। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड बनता है ना, ये क्या होता है, बॉटम में जम जाता है, और जो प्रेसिपिटेट होता है ना, उसको हम लोग इस तरह का एरो से दिखाते हैं। देखिए ये जो मान लेते हैं इसमें प्रेसिपिटेट हुआ डाउन एंड दिस एरो, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सब्सटेंस है वो क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, और वो प्रेसिपिटेट हो गया, वो डाउन में सेटल डाउन हो गया। तो ये जो होता है वाइट PPT बनाता है, क्या बनाता है, वाइट PPT शॉर्ट फॉर्म है प्रिसिपिटेट का, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शन जिसमें देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, यहाँ से डिस्प्लेस कर लिया इसको, और ये इसको डिस्प्लेस कर लिया यहाँ से, इस तरह का रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एंड इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सॉलिड एंड फॉर्म ए प्रिसिपिटेट देन इट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट डबल डिस्प्लेसमेंट प्रिसिपिटेट रिएक्शंस। उसके बाद आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इस तरह का रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। सो देखिएगा, व्हेन एसिड, आई एम टेकिंग HCl here, HCl react with NaOH, so NaOH is a base and HCl is an acid, so they when react to form NaCl, तो यहाँ का देखिए हाइड्रोजन और ये आपका OH, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फर्स्ट वाला पॉजिटिव होता है, सेकंड वाला नेगेटिव होता है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जाएगा, सो दे फॉर्म H और OH, दैट मीन्स H2O, Na और Cl, दैट मीन्स NaCl. So a reactions where acid react with base to form salt and water is called neutralization reactions. तो ये था पूरा डिटेल में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ प्रैक्टिकल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग को उसका नीडेड होता है। तो देखेंगे कि ये इनडाइजेशन होता है और एक होता है सॉइल ट्रीटमेंट, और भी बहुत सारा प्रैक्टिकल यूजेस है। तो इनडाइजेशन का मतलब होता है, देखिएगा आपका क्या नाम है, हम लोग जो फूड इनटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टमक जो होता है वो क्या है, एक तरह का एसिड को HCl को रिलीज करता है, ठीक है। व्हेन एक्सेस ऑफ HCl जब रिलीज हो जाता है तो हम लोग को इनडाइजेशन एक फील होता है। तो हम लोग क्या करना है, वहाँ पे एसिड ज़्यादा है तो वी हैव टू टेक सम बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह लेते हैं, उस तरह का कोई टैबलेट लेते हैं, इनो वगैरह लेते हैं, वो क्या करता है आपका, वो क्या होता है, बेस होता है, और हमारा जो स्टमक में एसिड होता है वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करके क्या करता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर लेता है, और हमारा इंडाइजेशन का जो मसला है वो सॉल्व हो जाता है। उसी तरह से सॉइल ट्रीटमेंट, जब हम देखेंगे कि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए हमारा जो न्यूट्रल सॉइल, नहीं वो एसिडिक होना चाहिए नहीं बेसिक होना चाहिए, वो नीडेड होता है। लेकिन कुछ जगह पे जो सॉइल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, लाइमस्टोन, वो बेसिक होता है, कहीं का सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक होता है। तो हम लोग उस वक्त सॉइल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, अगर एसिडिक सॉइल है तो उसको बेस से रिएक्ट करा के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, और अगर बेसिक सॉइल है तो उसको एसिड से रिएक्ट करा के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। सो दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप सो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट regarding this chapter, write on comment section. I will try to answer you. Thank you.